बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन जब दुआ करेंगे, जब नमाज़ पढ़ के दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो हमें भी ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। आप तो हर लम्हे हमारी दिल की धड़कनों का और दुआओं का हिस्सा रहते ही हैं। सो व्यूअर्स, आज मैं आपसे क्या बात करूँगी? आज मैं ज़िंदगी की आपसे बात करना चाहती हूँ। वैसे तो हर रोज़ ही ज़िंदगी के किसी ना किसी पहलू की हम बात करते हैं, लेकिन ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है वो करना जो इंसान का जी चाहता है। और मैं बात कर रही हूँ प्रोफेशनली। होता ये है कि हमारे जो करियर होता है, जो हमने नौकरी करनी होती है, जो भी काम करना होता है, जब मैं छोटी होती थी तो जब भी करियर की बात होती थी तो बात होती थी कि भाई किधर कोई इंसान नौकरी करेगा। लेकिन व्यूअर्स, अब तो दुनिया बदल गई है और अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया बदल गई है, क्योंकि हर इंसान नौकरी के लिए बना नहीं होता। मतलब 9 से 5 की जॉब हर इंसान को सूट नहीं करती। और सच्ची बात तो ये है कि जब इंसान अपना काम करता है या कॉन्ट्रैक्चुअली डिफरेंट चीज़ों का हिस्सा रहता है तो आपकी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मसला आता है माँ बाप की सोच में और औलाद की सोच में। और क्योंकि हम एक बहुत ही खूबसूरत ऐसे कल्चर का हिस्सा हैं जहाँ पे सिर्फ माँ बाप नहीं बल्कि दादा दादी, नाना नानी की भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट से होती है, तो ख़ानदान की राय अक्सर यही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक पिछली जनरेशन है, तो उनकी सोच यही होती है कि भाई नौकरी करनी है, कोई अच्छी सी मतलब अपनी डिग्री हासिल करो, पढ़ाई लिखाई मुकम्मल करो और उसके बाद नौकरी करनी है। लेकिन हर इंसान नौकरी नहीं करना चाहता एंड लाइक आई सेड, हर बंदा नौकरी के लिए बिल्ट भी नहीं होता। अब क्या करें? इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई पैशन है, कोई चीज़ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं अगर अपनी भी कहानी आपके साथ जो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, छोटे से लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बड़ी ही एक सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड सी बात थी, छोटी सी थी, 4 साल की। तो किसी ने पूछा बड़ी होके क्या बनोगी? हर बच्चा अपना अपना बताता था कि डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, पायलट बनूंगा। मुझे सिर्फ ये होता था कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा। मुझे ये नहीं पता था कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, मुझे जेंडर का नहीं पता था अपने, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने यही करना है। छोटी सी होती थी तो स्क्रीन के ऊपर कोई एक्टिंग होते हुए देखती थी तो उसकी नकल उतारती थी शीशे के सामने खड़े होके। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पैदा होते से ही ये शौक़ था, शायद माँ की कोख में ही, तो ये बात गलत नहीं होगी। एंड ये मत सोचे कि मेरे ख़ानदान ने हर कोशिश नहीं की कि मैं इस तरफ ना आऊँ। क्यों? क्योंकि जिस वक्त मैं इस फील्ड की तरफ आना चाहती थी 20 ईयर्स अगो, तो ये बात अंडरस्टूड होती थी कि इस फील्ड में शरीफ घरानों की या डिसेंट घरानों की बच्चियां नहीं आती। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात थी, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां थीं उस वक्त। मतलब मेरी सीनियर्स में अगर हम बात करें तो ज़ेबा बख्तियार साहिबा हो गई, अतीका ओडो साहिबा हो गई, मतलब ऐसे पढ़े लिखे, समीना पीरज़ादा हो गई, तो बड़े पढ़े लिखे ख़ानदानी लोग भी इस तरफ आते थे। लेकिन मसला ये होता था कि एक आपके ऊपर लेबल लग जाता था, एक ठप्पा लग जाता था। क्योंकि कितने मज़े की बात है ना इस फील्ड की कि हर बंदा आपके साथ तस्वीर खिंचाना चाहता है, सेल्फीज़ लेना चाहता है, आपके इर्द गिर्द होना चाहता है। लेकिन अपने बेटे को या अपनी बेटी को हमारी फील्ड के लोगों से बयाना उस ज़माने में पसंद नहीं करते थे लोग, कि भाई करते क्या हैं। प्रोफेशन ही नहीं समझा जाता था इस फील्ड को, जबकि इंसान बड़ी अच्छी अर्निंग और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है अगर इसी फील्ड में आप मेहनत करें और कामयाब हों। खैर, लोगों ने, फैमिली ने मना किया, बार बार कहा ये नहीं करना। थोड़ा बहुत मुझे कमर्शियल थिएटर करने दिया अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, हमारा अंग्रेज़ी के हम प्लेस करते थे, उसकी इजाज़त मिल जाती थी कि भाई इसका शौक़ पूरा हो जाए। लेकिन मैं भी ढीठ हड्डी, मुझे पता था मैंने यही करना है। यूनिवर्सिटी गई, मतलब यहाँ पे पढ़ा, बाहर जाके डिग्री हासिल की। मुझे किसी ने भी एक्टिंग नहीं सीखने दी या पढ़ने दी या एनी ऑफ दोज थिंग्स, बट मैं करती रही। इवेंचुअली व्यूअर्स, यही हुआ ना कि 6 महीने मैंने कनाडा में जॉब की एक मार्केटिंग फर्म के साथ, और उसके बाद और 6 महीने में मुझे आई गॉट प्रमोटेड ऑल्सो, मेरी सैलरी भी बढ़ गई। लेकिन अंदर दिल में, रूह में एक डिससेटिस्फैक्शन थी, एक अजीब सी एक घबराहट थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये तो नहीं करना, मुझे तो इसका शौक़ ही नहीं है। और वो शौक़ है जिसकी वजह से मुझे पता चला कि भाई कोई एक कहीं पे एक बंदा मिला, उसने कहा कि भाई आप एजेंट क्यों नहीं रख लेते। वहाँ पे गई एक जगह पे, वहाँ पे बात हुई कि जी मैं एक्टिंग, मतलब मुझे ये शौक़ है, पैशन है। उन्होंने कहा चलें हम आपको पिच करते हैं। और इसी तरह सोचें कि कनाडा जैसे मुल्क में
मेरा प्रॉपर जो है वो एक्टिंग का और चीज़ों का सिलसिला शुरू हुआ, मीडिया का। पाकिस्तान से नहीं, अक्सर लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान में तो हम ही शौकिया फ़नकार, रैंडम छोटी मोटी चीज़ें की। काम तो मैंने वहाँ शुरू किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आई एंड देन आई कंटिन्यूड वर्किंग हियर। सो बात ये कि व्यूअर्स, कामयाबी तो आपको किसी भी चीज़ में मिल सकती है अगर आप मेहनत करें और आपकी नीयत साफ़ हो। ऑब्वियसली अगर बदनीयती से या किसी और को नुकसान पहुँचाने के ऑब्जेक्टिव से या सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग इस तरफ आते हैं, वो लंबा सफ़र, ये क्योंकि एक सफ़र बहुत लंबा है, अच्छे वक्त भी आते हैं, बुरे वक्त भी आते हैं। अब जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ या अपनी ज़िंदगी की बात आपसे शेयर कर रही हूँ, तो उसी तरह बहुत से यंग लोग होते हैं जो पैशनेट होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ मुख्तलिफ। हम उनकी वो जो कहते हैं ना, रूह को ही, उस रूह का ही कीमा निकाल देते हैं कि नहीं करना, कर ही नहीं सकते या कर ही नहीं सकती। मुझे याद है मेरी बड़े साल पहले जब आतिफ असलम से नई दोस्ती हुई एंड ही इज़ लिटरली लाइक फैमिली टू मी, तो मेरी उनसे बात हुई थी, तो मैंने कहा आतिफ मुझे एक बात बताओ, कभी सोचा था कि यहाँ पहुँचोगे? ये अब उनका जो गाना आदत था उसके निकलने के कुछ साल बाद की बात है और माशाल्लाह काफ़ी सक्सेस उनको उसी टाइम पे मिल गई थी। तो कहते बिल्कुल भी नहीं, कहते मुझे तो हर कोई कहता था तुम्हें गाना ही नहीं आता। तो वही बात है ना कि अल्लाह ताला ने जिसको कामयाबी देनी है, मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ, अक्रॉस द बॉर्डर शाहरुख खान है। अब अगर आप उनको एस्थेटिकली देखें तो वो टिपिकल हीरो वाली उनकी लुक नहीं है, लेकिन वो बंदा किंग खान बन गया, नॉट जस्ट वहाँ का बट पूरी दुनिया में उस बंदे को जाना जाता है, पहचाना जाता है। सो कामयाबी तो आपको किसी भी चीज़ में मिल सकती है अगर आप पैशनेटली आगे बढ़े, और इस कामयाबी के सफ़र में नाकामियाँ आप फेस करेंगे। भाई जितनी दफ़ा गिरोगे, जितनी दफ़ा उठोगे, उतनी ही दफ़ा आपके अंदर मज़ीद एक हिम्मत पैदा होगी, मज़ीद आप एक एफ़र्ट करने के केपेबल होंगे। सो अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं कामयाबी की, तो कामयाबी तो एक बड़े लंबे सफ़र के बाद आपको मिलती है। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, मैं जब अपनी ज़िंदगी की भी बात करती हूँ, कामयाबी की या नाकामी की, पता नहीं अब मुझे क्या कंसिडर किया जाएगा, एक सक्सेसफुल इंसान के अनसक्सेसफुल इंसान, लेकिन इसी फील्ड में रहते हुए शादी, बच्चे, फैमिली, घर बनाया, सब कुछ किया, और व्यूअर्स इसी फील्ड की वजह से किया, इधर से ही रोज़ी रोटी कमाई और हलाल रोज़ी रोटी कमाई। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, आप लोगों ने एज़ व्यूअर्स इतनी रिगार्ड दी। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब भी कोई बच्चा या कोई घर का यंग फ़र्द ये बात कहता है कि हम ये करना चाहते हैं, उनको उस चीज़ को करने की कोशिश तो करने दें, क्योंकि खुदा की कसम व्यूअर्स, जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, आप थकते नहीं हैं, आप लगे रहते हैं। आप जितना भी एफ़र्ट करते हैं आपको लगता है कि वो कम है, ना कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार मुझे तो इसका कोई अजर ही नहीं मिल रहा। और व्यूअर्स, अगर मुआवजा कम भी मिल रहा हो और आप एक चीज़ के बारे में पैशनेट हो तो वो चुभता नहीं है। बल्कि हमारे साथ मेरी बहुत ही प्यारी और लाडली शेफ़ अनम भी हैं, और इनकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। वही वाली बात ना, कामयाबी और नाकामी ये दोनों हैंड इन हैंड है, और नाकामियों के बाद ही कामयाबी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मेरी जान। मुझे ये बताइए, ट्विनिंग के अलावा हाँ, ज़िंदगी में क्या चल रहा है? ज़िंदगी में शुक्र अल्लाह का, काम, और मैं हमेशा ये बात कोट करती हूँ और मैं ये करती रहूँगी कि इस चीज़ का जो क्रेडिट जो है वो एक जुगनापी आपको जाता है और कैसे सर को जाता है। मैं की कीता है, क्योंकि जब मैं आई थी, और मुझे आज भी याद है कि जब मैं कैमरा के सामने आती थी तो थोड़ा घबरा जाती थी, तो आप मुझे कहती थी बस तुमने बोलना है, और जहाँ पे मुझे लगेगा ना तुम्हारी शक्ल देखकर फंस रही हो, मैं तो मैं वहाँ से कर लूँगी। और अब देखो, बड़ी दफ़ा मेरी तबीयत ऑफ होती है या मैं उस तरह से थोड़ी सी, यार ऑब्वियसली डेली का शो है, कभी कभी यू आर अ लिटिल बिट आउट ऑफ इट के यार हज़ार चीज़ें। अब जैसे कल का बड़ा हैवी दिन गुजरा मेरा, बहुत सी चीज़ें हुई कल, और अल्लाह का करम है सब आसान अंदाज में मुकम्मल भी हो गई। लेकिन अब अगर मैं थकी मरी टुट्टी होती हूँ और मेरा दिमाग नहीं चल रहा था तो आप उठा लेते हो। बिल्कुल, तो वो चीज़ आपने बेसिकली सिखाई कि कैमरा पे कैसे बात करनी है, आपने कैसे अपनी चीज़ डिलीवर करनी है, और जो आप काम कर रहे हैं और अपनी चीज़ को किस तरह से अगले को प्रेजेंट करना है। तो मेरा ख्याल है कि कामयाबी से ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो है वो फेलियर्स देखे हैं, तो अल्लाह ताला ने आज ये मुकाम दिया हुआ है।
कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर का अगर कोई भी चैनल को आप नाम ले तो मैंने हर चैनल में इवन कराची के बहुत से चैनल्स के साथ आपने काम किया। बात पता है क्या है अनम, ये यकीन रखना, बिल्कुल देखो मेहनत की, आपने अपने आप को ग्रूम किया। अब ये नहीं है, अगेन आतिफ का एग्जांपल फिर से दूंगी, उस लड़के ने अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, ऐसा ही है, कहाँ से आवाज़ शुरू हुई और कहाँ पे पहुँचाया, रियाज की, मेहनत की। वो आदमी है कि वो जो डिमांड करता था उसको देते थे, ना सिर्फ इधर बट पूरी दुनिया में। एग्जैक्टली इंटरनेशनल टूर, सारा कुछ, हमें हमारे मुल्क को कितना रिप्रेजेंट किया आतिफ ने। लेकिन उस लड़के ने बड़ी मेहनत की है और आज भी अपने ऊपर मेहनत करता है। इसीलिए तो आपको आतिफ पार्टीज और गेट टुगेदर्स और इन जगहों पे नजर ही नहीं आते। बिल्कुल ही इज नॉट इंटरेस्टेड। वो अपने क्राफ्ट में, अपनी फैमिली में और अपनों में इंटरेस्टेड है और फोकस क्लियर है। बहुत अच्छी बात है और ये ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप अपने गोल्स की तरफ फोकस्ड हो और आपको पता है कि आपने क्या करना है, तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। और एक आप बात अभी जो कर रही थी कि आप जो है हर चीज़ के ऊपर जो है, जब आपने कोई भी काम करना है तो अगर आप उसके ऊपर फोकस नहीं हो तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ी सी और गप लगाएंगे अभी ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स व्यूअर्स आपको ये ज़रूर टीज़र देंगे कि आज अगर अनम आई है, मैंने बड़ा सोचा कि आज मैं ना दुपट्टा बाजू पे फैला के लूँगी। फिर मैंने अनम को देखा, मैंने कहा इसने हांडी रोटी सारी मेरे से ही बनवानी है, दुपट्टा साइड पे बांधा जाएगा तो चलो ठीक है। बिल्कुल, कभी मुझे ना अच्छा लगने देना शो पे। आज हम बना क्या रहे हैं, सिर्फ मुझे मेन्यू बता दो, रेसिपी इंग्रेडिएंट्स बाद में। आज हम बनाने जा रहे हैं बॉम्बे बिरयानी बनाएंगे और साथ में हम बना रहे हैं पोटैटो कटलेट्स, थोड़े से स्टफ टाइप के होंगे। तो आप जब इधर आएंगे, कटलस कटलस yes. हम तो कहते हैं कटलेट्स नहीं होते, कटलस होते हैं। तो आज हम कटलस और बिरयानी बनाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ़ अनम के पास हम आ गए हैं और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अब मेरा निकलना है कीमा किचन के अंदर। बिल्कुल, फिर आप कहेंगे वो बहुत गर्मी है इस साइड की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं बॉम्बे बिरयानी और बॉम्बे बिरयानी के साथ बना रहे हैं पोटैटो कटलेट्स। तो कटलेट में बेसिकली आप इसके अंदर जो है वो मीट की भी वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त क्योंकि बॉम्बे बिरयानी बना रहे हैं तो उसके साथ प्योरली हम वेजिटेबल जो है कबाब वो रेडी करेंगे। तो आप पहले आ जाए। जी जी, मैं दुपट्टा बांध लिया। हसीन, आपका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा है आपका। चले आ जाए काम की तरफ। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट। हाँ जी, सारा ऐड करेंगी और हम 1 kg के हिसाब से जो है हमने इसके अंदर रेशो रखी हुई है। तो ये 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और डालकर अच्छे तरीके से उसको सौते करेंगे ताकि जो है लहसुन अदरक का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। अच्छा, बॉम्बे बिरयानी के अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि उसके अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाता प्याज, उसके अंदर हम बिल्कुल भी नहीं ऐड करते। हाँ जी, ये आप उसके अंदर ऐड करते हैं और तकरीबन 1 kg के करीब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दी हूँ। इसके बाद इसके अंदर जब टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, इसमें नमक जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगा, साथ में इसमें हल्दी जाएगी, साथ में थोड़ा सा जायफल, जलवतरी और स्टार अनीस जो है उसका पाउडर बनाकर वो इसके अंदर जाएगा। साबुत गरम मसाला में इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, काली मिर्चें, सूखा धनिया जाएगा इसके अंदर, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और साथ में आलू बुखारा जो है हम इसके अंदर डालकर अच्छे तरीके से मसाले को जो है हम कुक कर लेंगे। जब मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन को 20% रेडी करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आलू, क्योंकि आपको पता है कि बॉम्बे बिरयानी जो है वो आलू के बगैर इनकम्प्लीट है। उसके बाद आलू डालकर इनको पकने के लिए छोड़ देंगे और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे येलो फूड कलर। अच्छा, क्योंकि इस बिरयानी के जो राइस होते हैं वो बिल्कुल जब आप मसाले के ऊपर डालते हैं तो वो नीचे से ज़्यादा ऑरेंज होते हैं और ऊपर से वाइट होते हैं, इसलिए जो है जब बिरयानी को खोला जाता है तो सबसे पहले नीचे से जो है वो राइस निकाल के और वाइट और येलो को जो है एक कॉम्बिनेशन किया जाता है। उसके बाद जब आलू और चिकन बिल्कुल डन हो जाए, आपने हल्का सा मसाले के अंदर जो है वो पानी रखना है। मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ 1 kg सेला राइस, जिसको मैंने 80% जो है बॉईल कर लिया है नमक और तेज़पत्ता और साथ में स्टार एनीस के साथ अच्छे तरीके से 80% जब वो डन हो जाएंगे तो हम इसके अंदर इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये साइड पे ये चीज़ हो रही है। अब इस तरफ आ जाते हैं हम अपने
कबाब की तरफ, तो उसके लिए आलू हैं। Cutlass। यस, आलू हैं तकरीबन 1 kg करीब, जिसको मैंने फुल बॉईल कर लिया हुआ है। बॉईल करने के बाद अब मैं इसके अंदर मसालों में जा रहा है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा ऑरिगेनो है, चिकन पाउडर है इसके अंदर, और साथ में मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है, अगर आपको जैसे कि मैं और जुगन आप भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको अनारदाने का फ्लेवर अच्छा लगता है तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले इसके अंदर चले जाएंगे, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी सोया सॉस। अच्छा, सोया सॉस का जो है मेरा बिरयानी मसाला है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर किस स्टेज पे डालना है? ये अभी आप बस थोड़ा सा बेशक फ्लेम थोड़ी तेज़ कर लें नीचे से, और इसको थोड़ा सा और कुक कर लें। उसके बाद आप मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर सारे। इसके अंदर ये डालने के बाद सोया सॉस, अच्छा यहाँ पे ये एक मसाले ये पड़े हैं, एक ये पड़े हैं, और ये तीनों आपने जो है ये आपने अपने उसमें डाले। इतने मसाले? जी बिल्कुल। ये आ गया बॉम्बे बिरयानी मसाला, ये आ गया आपके रिवायती नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया, और क्या कहते हैं जो सूखा धनिया साबुत को पीस ले, थोड़ा सा हल्का हल्का तक क्रश वाला होना चाहिए। और इसके अंदर साबुत सूखा धनिया है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्ची, लौंग और दालचीनी है। ये सब आप डालें, और बेशक आप इस टाइम में जो है आप इसके अंदर इमली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो ओवर पावर कर देगी, इसलिए सिर्फ आलू बुखारा अगर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अच्छा, अब इसमें वेजिटेबल्स मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें है कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज, थोड़ा सा अनियन और फ्रेश कोरिएंडर है इसके अंदर। और ये पकी भी नहीं है, मैंने सबसे पहले यही बात क्लियर हाँ की जी, थी। ये बिल्कुल रॉ है, इनको आपने बिल्कुल भी पकाना नहीं है। अच्छे तरीके से ये हाफ की क्वांटिटी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और अच्छे तरीके से हम इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद सिंपल आपने इसको क्या करना है कि आपने इसको मिक्स जब कर लें आप इसको, और फिर आपने इसके अंदर जब हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद जो है मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है वेजिटेबल की और स्टफिंग करूँगी। फिर सिंपल आप इसको एग के अंदर कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगा के आप इसको जो है वो फ्राई कर सकते हैं। तो आपके बड़े ही अच्छे किस्म के जो है कटलेट वो रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है अच्छे तरीके से। अच्छा, इस टाइम में जब आप अगर चाहें तो इसमें मीट भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टफिंग जो आपने वेजिटेबल की करनी है, तो आप इसके अंदर चिकन का कीमा या मटन का कीमा, बीफ का कीमा, या बॉइल्ड चिकन या बॉइल्ड किसी भी फॉर्म में आप इसके अंदर जो है वो मीट ऐड कर सकते हैं। चाहे आप इसके अंदर बेशक सी फूड भी ऐड कर लें। तो मीट की चॉइस जो है आपकी अपनी पर्सनल है। अगर आप इसके अंदर फिश जो है फ्लेक करके डाल देते हैं बिल्कुल, तो ये आपके फिश कटलेट्स भी बन जाते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आलू और सिर्फ फिश को डाल लें। क्रैब केक्स भी कुछ इसी तरह से बनते हैं। तो आप जो है मीट की चॉइस, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आपकी अपनी पर्सनल है। आप चाहे तो इसके अंदर किस किस्म का भी जो मीट आपको पसंद है वो आप इसको डाल सकते हैं। अच्छा, अच्छे किस्म का मीट। जी बिल्कुल। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि इसमें जब प्याज डल जाएगा तो आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो है वो फिर पानी छोड़ देगा, और फिर जब आप कबाब फ्राई करेंगे तो आप उनको हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर ये है कि जब ही आपने ये कबाब रेडी करने हैं तो ये उसी वक्त ही आपने फ्रेश वेजिटेबल्स डालनी है, और डालकर आपने इसको कुक करना है। अब इस तरह से ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब एक थोड़ा सा बड़े साइज़ का हम कबाब को रेडी करेंगे इस तरह से, और इस तरफ जो है मैं एक स्पून और ले लेती हूँ। उसके अंदर हम यही जो रॉ वेजिटेबल्स है इसकी थोड़ी सी स्टफिंग करेंगे इस तरह से, बिल्कुल थोड़ी सी, और अच्छी तरीके से उसको हर तरफ से जो है वो लॉक कर देंगे, ताकि जो है आपको एक अच्छा सा जो है जब आप कबाब खाएं तो एक अंदर आपको अच्छा सा जो है वो क्रंच फील हो। इस तरह से नॉर्मल साइज़ के कबाब बना लेने हैं। बिल्कुल सारी साइड से इवन करने के बाद आपने इसको कोट करना है सबसे पहले। देखो ना, एक्टिविटीज वाइज वी ऑलवेज टॉक अबाउट बच्चे एंड फैमिली एंड दिस एंड दैट। नाउ द पॉइंट इज आप अपने बच्चों को ये वाला टास्क तो दे ही सकते हैं ना। बिल्कुल, इस तरह से आपने जो है उसको कोट करना है ब्रेड क्रम्स में, और फिर आपने उसको फ्राई कर लेना है जी। और चाहे तो इस पोजीशन के अंदर आप जो है जो आपके इम्पोर्टेड ब्रेड क्रम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़े से ज़रा फ्लेकी होते हैं, वो भी कर सकते हैं। मतलब अब आजकल के ज़माने में इम्पोर्टेड चीज़ें तो और दूसरी सबसे मज़ेदार बात ये है कि अगर आपके पास घर में ब्रेड अवेलेबल है, उसके सबसे अच्छे ब्रेड क्रम्स बनते हैं। आप बेशक फ्रेश ब्रेड के जो है वो क्रम्स जो है वो कर लें, और करने के बाद वो भी उसी तरीके से ही तोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बना देती हूँ। मुझे एक और बना दें, मैंने इस बेचारे का कीमा निकाल दिया है। तो अच्छा, अब यही वाली बात है ना कि उतने फ्लेकी होते हैं कि आपको एहतियात ज़रा करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो इस तरह से आपने फिर कबाब ले रहे हैं, उसमें इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है हल्का सा, और इस तरह से आपने उसको सारी साइड्स की तरफ से जो है वो लॉक करते जाना, ताकि आपकी जो जितनी भी जो वेजिटेबल्स है वो अंदर अच्छे तरीके से जो है
इसमें अभी मैं ड्राई वाला मसाला बिल्कुल पहले डाल रही हूँ ड्राई ताकि वाला वो मसाला, हल्का हाँ सा जी। अगर ऑयल में भूनना है तो और भून जाए। इस तरह से हम सिंपल तो सबसे पहले अंडे में कोट करेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे ब्रेड क्रम्स में कोट। अच्छा, ब्रेड क्रम्स लगाकर आपने एक दफ़ा जो है उसकी शेप को दोबारा से मेंटेन कर लेना है और 4 साइड जितनी भी राउंड साइड है उसको अच्छी तरीके से कोट करना है। कोट करने के बाद प्रेस कर लें, एक्सेस जितना भी आपका ब्रेड क्रम है उसके ऊपर से रिमूव कर दें और उसके बाद जो है आप इसको शैलो फ्राई कर लें। अब तो आपके पास इजीली एयर फ्रायर है, हल्का सा ब्रश करें, उसके अंदर भी आप बाय द वे एयर फ्रायर तो बहुत ही अच्छा हाँ जी, ऑप्शन है ना। वो एक बहुत अच्छा एक हेल्दी ऑप्शन है। और इस तरह से जो है अगर आप डाइट के ऊपर भी हैं और आप पोटैटो के इनटेक करना चाह रहे हैं तो आप उस तरह से जो है उसको कर सकते हैं। इस तरह से सिंपल आपने इसी तरीके से जो है सारे कबाब हम रेडी कर लेंगे। उस तरफ जो है वो बॉम्बे बिरयानी का मसाला रेडी हो रहा है। अच्छा, बॉम्बे बिरयानी में प्याज इसलिए नहीं डलता कि वो उसको थोड़ा मीठा मीठा इफेक्ट देता है। अब जब ये मसाला हो जाएगा रेडी तो हम इसके अंदर जब चिकन बिल्कुल फाइनल हो जाएगा तो मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी, तकरीबन 2 कप के करीब। हम जितनी भी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो है वो खटास पैदा करेंगी, तो वो खटास से जो है आपकी बिरयानी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा सा जो है वो निकल कर आएगा। तो आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि इसका मसाला नहीं बनेगा। जब मैं फाइनल प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगी तो आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर मसाला भी है। अच्छा, अब मुझे बताइए ये मैं क्या। हाँ जी, अब आप इसमें मसाले ऐड कर दें। हाँ जी, ये वाला मसाला भी ऐड कर दें, दूसरे वाला भी। मैंने 2-2 सेकंड दे रही हाँ हूँ जी, उनको ज़रा सा भूनने के लिए। बिल्कुल। एक भून लिया फिर अगले को डाल दिया। अच्छा, तहम्मुल से खाना बनाएं, एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग ना बहुत ही वो हाइपर हाँ, होते हैं ना, बिल्कुल। हर चीज़ तैयार कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो तहम्मुल से भी चीज़ें हो सकती हैं, सुकून से भी हम बड़े मज़े की डिशेस तैयार बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से जो ना भी एक चीज़ें आपके पास रेडी पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कटिंग करके रखी हुई है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि टाइम आपका आधे से ज़्यादा जो है वो सेव हो जाता है और आपको हैसल नहीं होती, क्योंकि आपके सामने ही सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। आपको ये नहीं होता कि आपको भाग के कभी उधर जाना पड़ रहा होता है या कभी उधर भी जाना पड़ रहा होता है। तो ये एक चीज़ का एज आपको मिल जाता है बड़ा अच्छा सा। और मुझे अब ये बताइए कि हम जब बात करते हैं अपनी क्या उसका नाम अब बिरयानी का मज़ीद आप मुझे गाइड करेंगी कि अब मैंने इसमें चिकन कब डाली? जी, बस जैसे ही हल्का सा मसाला आप और 1 से 2 मिनट ज़रा मसाले कुक हो जाए तो फिर आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगी चिकन। चिकन के बाद चिकन को हम ज़रा पानी डाल के 20% कुक करेंगे और फिर मैं उसके अंदर जो है आलू कट करके वो डाल देंगे ताकि जो है आलू भी चिकन के साथ ही पकना स्टार्ट हो जाए। पहले आप चिकन को डालेंगी, उसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगी। अभी डाल दूँ? जी, डाल दें। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और उसके बाद जब चिकन 20% रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर आलू कट करके जो है वो डाल देंगे और साथ ही हम येलो फूड कलर डाल देंगे, क्योंकि हमने जो है बेसिकली अपने मसाले को हमने ऑरेंज करना है। हमने अपने राइस के ऊपर बिल्कुल भी जो ऑरेंज कलर या येलो कलर फूड कलर जो है वो ऐड नहीं करना। तो ये इस तरह के जो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये आपने अगर फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी बॉम्बे बिरयानी रेडी हो जाएगी। फिर इसी कढ़ाई के अंदर, जिस कढ़ाई में हम बना रहे हैं उसी के अंदर ही हम क्या करेंगे कि हम अपने राइस ऐड कर देंगे और उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और उसके ऊपर हरा धनिया, पुदीना और लेमन और हरी मिर्च डालकर जो है उसको दम लगा देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट भाई जो मैंने तोड़ दिया है वो तो मैंने निकाल लिया है जी। अब ये बाकी जो कटलेट्स हैं हम फ्राई करें। बात ये है कि व्यूअर्स हर चीज़ जो है ना वो साथ साथ हो सकती है। हमारा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम घबरा जाते हैं। एग्जैक्टली। हाय अल्लाह कैसे होगा, कैसे बनेगा? वो भाई वैसे ही बनेगा जैसे आप बाकी हर चीज़ें बनती हैं। एंड ये काम जल्दी जल्दी में भी हो सकता है। आई मीन यू कैन डू बोथ थिंग्स। आपने अभी दोनों चीज़ें बना ही रही है ना ऑनर सबके सामने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खाना जो है वो थोड़ी सी आपकी और देखो हमारी तो लिमिटेशन कितनी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग एक सेट पे बना रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर वो वाला सेटअप तो नहीं है ना जो घरों के अंदर होता है। ऐसा ही है। तो जो खाना होता है ये खाने के बजाय कोई भी, जैसे अभी हम एक आपके मोनोलॉग में हम बात कर रहे थे, आप कोई भी चीज़ होगी अगर आप उसको इंटरेस्ट से नहीं करेंगे, उसको सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेके काम करेंगे तो फिर उसका किसी भी चीज़, चाहे वो फिर किचन में खाना बनाना क्यों ना हो, किसी भी चीज़ का जो है वो आउटकम जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो अब ये मसाला जो है अगर आपका हो गया हो तो बेशक इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें आप। मैं अभी डाल देती हूँ। मुझे सिर्फ ये है कि थोड़ा सा मैं ना इसको हाँ
और उसके बाद जो है फिर हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर जब ये बिल्कुल डन हो जाएंगे तो फिर इसमें राइस डालकर इसको ऊपर से दम लगा देंगे। थोड़ा सा जब मैं राइस डालूंगी थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, या उस वक्त में आप थोड़ा सा बटर या घी भी ऐड कर सकते हैं, उसका बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। और उसके बाद हम इसको दम लगा देंगे 20 से 25 मिनट का, तो हमारी जो बॉम्बे बिरयानी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इस साइड पे जो है कबाब भी ऑलमोस्ट जो है हमारे रेडी हो रहे हैं। अब देखें ना, कबाब भी हमने अपने वो भी कर लिए, कटलेट्स भी रेडी कर लिए साथ में, मतलब बेसिकली तो वी गॉट अ वेरी मतलब एक कंप्लीट मेन्यू ही हो गया। बिल्कुल कंप्लीट मेन्यू हो गया। इसके साथ अभी मैं एक सैलेड रेडी करूंगी, साथ में रायता होगा, तो आपके पास कंप्लीट ऑप्शन है। ये कंप्लीट मील है मेरा, नहीं हल्का आपको इसके साथ और किसी लवाजमात की जो है वो ज़रूरत होगी। अच्छा, तो अब इस स्टेज पे जहाँ पे हमारा अब हमने इसको आलू उसके करने हैं, अब इसके अंदर आप पानी डालेंगी और इसको पानी डाल के आप थोड़ी देर इसको कवर कर देंगे, लाइक फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद या 5 मिनट्स के बाद हम इसको खोलेंगे और इसके अंदर आलू डाल देंगे। और आलू डालकर जो है हम साथ में ही येलो फूड कलर इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फिर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये बिल्कुल 90% जो है ये रेडी ना हो जाए। बिल्कुल सही है। तो और ये जो है इस तरह से ये एक प्रोसीजर है इसका। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप 1 पॉट के अंदर भी आप अपनी ये वाली बिरयानी को रेडी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि लोगों को लगता है कि बिरयानी जो बनती है वो सिर्फ मसाले के साथ ही बनती है या प्याज के साथ ही बनती है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हर बिरयानी जो साइट की, जैसे कि क्योंकि हम बॉम्बे बिरयानी बना रहे हैं, तो बॉम्बे बिरयानी बेसिकली कराची में बहुत ज़्यादा फेमस है। कितना पानी डालना था? डाल दे, थोड़ा सा और डाल दे, थोड़ा सा और डाल दें और डाल के फिर इसको कवर करते हैं। बिल्कुल सही। हाँ जी। और अब हम इसके साथ ही ना आलू कट करने शुरू कर देंगे। आलू कट करेंगे और उसके बाद वो मैं आपको आलू कट कर देती हूँ ताकि जो है मैं ये लास्ट एक रेडी कर लूँ और फिर आपको आलू कट कर देती हूँ और फिर आप इसको जो है सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम वही वाली बात ना कि कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, इतना काफ़ी है बेटे। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अभी हम इसमें आलू भी डालेंगे ना तो वो इतनी तो ग्रेवी क्योंकि हमें बेसिकली हमें इसके अंदर थोड़ा पानी रखना है। मैं फिर ये बात चीज़ को कोट कर रही हूँ कि हमें इस वाले मसाले को बिल्कुल ड्राई नहीं करना। हमने इसके अंदर तकरीबन 20% पानी रखना है, ग्रेवी रखनी है। उसमें जितने चावल डिप होंगे वो सारे चावल जो हैं वो ऑरेंज हो जाएंगे और बाकी जो राइस है वो प्योरली वाइट रहेंगे। तो जब आप उसको कंबाइन करेंगे तो वो फिर उसका बड़ा ही अच्छा सा एक बिल्कुल कराची वाली बिरयानी का जो है इफेक्ट आपको वो उस बिरयानी में मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जी ठीक है ना, ये काम तो हम करते ही रहेंगे। ऑब्वियसली बिरयानी कुछ 5 मिनट में बनने वाली चीज़ तो है नहीं, बट मतलब आप उसको बड़े आसान अंदाज में, बड़े प्रॉपर तरीके से चीज़ों को रेडी कर सकते हैं। कटलेट्स भी रेडी हो जाएंगे, बिरयानी बाय द एंड ऑफ द शो। लेकिन अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स, आज मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि हमारे मुल्क के एक लिविंग लेजेंड हमारे साथ होंगे और अ यंगर पर्सन ऑल्सो जो अदब की दुनिया से कनेक्टेड हैं, बहुत ही ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल लोग जिन्होंने जो अपनी अपनी कैपेसिटी में इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से हमारे मुल्क को बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो लोग कौन हैं, आइए उनसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले आपके साथ शेयर किया कि आज हमें एक लिविंग लेजेंड सेट पे ज्वाइन करेंगे। व्यूअर्स, पर्सनली मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि इतनी ब्रिलियंट, इतनी अकम्पलिश्ड और इतनी प्यारी पर्सनालिटी को आज शो पे मुझे भी इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है। वैसे तो ये इदारा इनका है, हम यहाँ पे मेहमान हैं, लेकिन आज उनको इनवाइट किया शो पे क्योंकि देखिए व्यूअर्स, बहुत से लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब इतनी बड़ी दुनिया है, हर किस्म के लोग एग्जिस्ट करते हैं, मगर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ब्रिलियंस, इंटेलेक्ट पूरी दुनिया में रिकग्निशन होने के बावजूद बहुत आजिज़ होते हैं। और फल तो फिर उसी दरख्त को लगता है ना जो झुका हुआ होता है, या झुके हुए दरख्त के ऊपर ही फल लगता है। सो ये जो इनकी आजिज़ी है, जो इनकी ब्रिलियंस है, जो इनका हर इंसान को अपना बनाने का तरीका है, वो मेरे ख्याल से वो महारत और कोई नहीं रखता। आज हमारे साथ एक ब्रिलियंट फिल्म एंड टेलीविज़न एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, कॉलमिस्ट, ड्रामेटिस्ट, टीचर,
और स्कॉलर हैं। उसके साथ साथ आप एक बहुत ही ब्रिलियंट पब्लिक स्पीकर और बिजनेसमैन भी हैं। पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हमारे इस पाक वतन को रिप्रेजेंट किया। खड़े होकर इसीलिए इंट्रोडक्शन कर रही हूँ क्योंकि बैठ के करना बनता नहीं है। द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट नईम ताहिर इज़ विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और आपके तमाम साथियों को और देखने वालों को, सुनने वालों को भी मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। और आज आपके साथ हमें ज्वाइन किया है एक और बडिंग ब्रिलियंट पर्सनालिटी। वैसे तो माशाल्लाह इन्होंने भी बहुत नाम कमाया है एज अ पोइट एंड एज अ राइटर। मेरी बड़ी प्यारी बहन है, इनके साथ एक मुख्तलिफ सा ही लाड डायनामिक क्रिएट हो गया। बल्कि मैंने इनको फ़ोन किया था कोई सवाल, कोई बात करने के लिए, और वहाँ से हमारा एक ताल्लुक़ बन गया और कुछ हम तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब ये क्या मामला है इस पे हम ज़रा आगे जाके बात करेंगे, लेकिन उर्दू लिटरेचर पढ़ाने वाली एक बहुत ही ब्रिलियंट पोइटेस, राइटर और इतने बड़े दिल की मालिक डॉक्टर फरजाना रियाज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जुगल, बहुत शुक्रिया मैम, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। सो अब बढ़ते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। आज एक्चुअली मैं ये बात करना चाह रही थी, मैं हमेशा जब आप लोगों की एक जो कनेक्शन है जिस पे हम आगे बात करेंगे उस पर यही सोचती हूँ कि जब डिफरेंट जनरेशन्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं कुछ क्रिएट करने के लिए, तो उसके पीछे एक कहानी, एक पूरा बैकग्राउंड होता है। उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले नईम साहब, आपसे बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे लोग बात कर चुके हैं। मैं आपके अदब की, जो ये एक लिटरेचर से, राइटिंग से आपका ताल्लुक़ है, उसके सफ़र के आगाज़ की बात करना चाहूँगी। ऑब्वियसली आप एक ब्रिलियंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जनरेशनली ये चीज़ चलती आ रही है, अवार्ड विनर्स, रिप्रेजेंटेशन। तो आपका अदब का सफ़र कहाँ से शुरू होता है? चिकन बेटी तख्ती लिखने से शुरू हुआ। तख्ती लिखने से? क्योंकि जहाँ मैं था बचपन में वहाँ स्कूल नहीं थे, तो घर में मेरे वालिद इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल रह चुके थे। उन्होंने कहा कि तख्ती लिखा करो, तुम्हारा ख़त अच्छा होना चाहिए। तो वो बुनियाद यूँ बन गया कि जब मैं बाद में बहुत सेंटर मॉडल में दाखिल हुआ, तो वहाँ पे जो स्कूल का मैगज़ीन होता है वो हाथ से लिखा जाता है और उसके लिए हाथ के लिखे हुए की कंपटीशन होती है। वाह। मैं चूँकि तख्ती लिखता था इसलिए मुझे उन्होंने नंबर 1 करके मुझे वो मैगज़ीन दे दिया। तो मैंने फिर उस स्कूल के मैगज़ीन को एडिट भी किया, उसमें लिखा भी। तो यूँ समझिए कि मेरा आगाज़ वहीं से हुआ। और जो मैंने अपनी तहरीर दी थी मुकाबले में, वो मेरे वालिद साहब ने अल्लामा की कलाम से दी थी। तो यूँ समझिए कि अल्लामा के कलाम की कुछ बरकत थी, कुछ मेरा हैंड राइटिंग अच्छा था कि मेरा वो वहाँ से शुरू हो गया एज एन एडिटर ऑफ द स्कूल मैगज़ीन। उसमें ख़ुद भी लिखना पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसे फिर और फिर वहाँ से ये जर्नी यहाँ तक कैसे पहुँची? क्योंकि सर हर बार ख्वाब तो लोग बहुत से देखते हैं, रियलिटी बहुत कम लोगों के लिए बनती है। असल में मैं एक जुनूनी सा आदमी हूँ जिस काम को करने का जुनून हो जाए मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ, और जब तक वो हो नहीं जाता मुझे ये इत्मीनान नहीं होता। तो मैं जब कॉलेज से एमएससी वगैरह कर ली, तो कॉलेज में ही मुझे ड्रामे का शौक़ हो गया था बहुत ज़्यादा। तो ड्रामे में लिखता भी था और ड्रामे डायरेक्ट भी करता था। रेडियो में भी फाइनली आवाज़ मेरी पास हो गई। वो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि ये 1954 में मैं रेडियो में बहुत दफ़ा आवाज़ का वो इम्तिहान देने के बाद, फेल होने के बाद दाखिल हो गया। कितनी देर तक ये एक एफर्ट करना पड़ा? ये वो असल में मैंने एक दिन झांक के देखा कि मुझ में क्या कमज़ोरी है कि मैं हमेशा ही फेल हो जाता हूँ। तो देखा तो वो डायरेक्ट कंट्रोल पैनल कहलाता है, जिसमें सुनने वाले प्रोड्यूसर्स बैठे होते हैं,
वहाँ कोई नहीं था। वो लिस्ट पे सबको फेल करके क्लर्क को दे जाते, सबको फेल कर दो, फारे कर दो। है यानी कि उस वक्त भी ये मामलात होते थे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इसका तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर किस्सा मुख्तसर ये कि कॉलेज में फ़ज़ल कमाल जो टेलीविज़न के एमडी भी रहे, वो मेरे साथ थे। उन्होंने कहा यार हम स्टूडेंट्स का प्रोग्राम बनाते हैं, स्टूडेंट्स की एक रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होएगी, तो तुम कहानी लिखो, तुम्हें कहानी अच्छी लिखते हो। मैंने एक कहानी लिखी, वो एक फ़नी सी थी कि अखबार में अपनी तस्वीर छपने के बाद वो एक लड़का है जिसकी इत्तेफाक से गलती से अखबार में तस्वीर छप जाती है। अब वो समझता है सारी दुनिया मुझे ही देख रही है, वो फूला नहीं समाता। तो एक फ़नी सी तहरीर थी। खैर वो मैंने पढ़ी। वो जब मैंने पढ़ी तो उस ज़माने में ड्रामे के प्रोग्राम एग्जेक्टिव थे इजहार काज़मी साहब। उन्होंने सुना, वो तो स्टूडियो पे आके चपड़ासी ने कहा कि नईम ताहिर कौन है, उससे को मुझे मिल के जाए। उसके बाद 2-3 और प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल किया। तो मैं फिर समझिए उस दिन से रेडियो में ओवरनाइट स्टार बनना शुरू हो गया। माशाल्लाह। क्योंकि आवाज़ मेरी ठीक थी और लहजा वहजा भी ठीक था। बेहतर ही है। ज़्यादा अच्छी थी। तो यूँ शुरू, हाँ बता मैं ये रहा था, वो ज़माना था जिस ज़माने में यहाँ करीबी है डेविस रोड, हाँ जी, उसके नुक्कर पे एक साइकिलों की दुकान थी, जहाँ से हम कभी कभी साइकिल भी लिया करते थे 2 आने घंटा के हिसाब से किराए पे। उस साइकिल की दुकान जो थी वो सिराज अहमद कुरैशी मशहूर सिरतार नवाज़ की थी। और पंक्चर कौन लगाता था, गेस कीजिए? मेहदी हसन। मेहदी हसन साहब? मेहदी हसन साहब वहाँ साइकिलों को पंक्चर लगाते थे। अभी ये तो पता था कि बड़ी स्ट्रगल से स्टेज नए नए आए थे, कोई उनको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। और फिर मेहदी हसन तो। अच्छा, म्यूज़िक की दुनिया के साथ आपकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रही है। जी हाँ। मैडम जी ने आपको अपना भाई बनाया हुआ था, हर सुख दुख हर चीज़ आपके साथ शेयर करती थी। और मैडम जी तो एक एग्ज़ाम्पल है उन हज़ारों लोगों का जो आपके पास आके अपना दिल भी हल्का करते थे। तो इतनी मसरूफियत में लोगों की थेरेपी का आपको कैसे टाइम मिलता था? ये भी एक बड़ा मेजर सवाल है जो मैं बड़ी देर से आपसे पूछना चाह रही हूँ। मेरी और कोई प्रायोरिटी नहीं थी। मैंने कोई नौकरी वोकरी की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं की। मेरा बस यही था कि मैं किसी तरीके से इस मुल्क में, अब किसी वजह से दिलचस्पी पैदा हो गई, ड्रामे को रिवाइव करूं और आर्ट्स को रिवाइव करूं। क्योंकि मेरा ये भी ख्याल था कि कौमें अपने आर्ट्स से पहचानी जाती हैं। बिल्कुल। और हमारा तो हेरिटेज ही बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये देखिए कि कोई डांस ले लें, कोई म्यूज़िक ले लें, सब के सब इंडस वैली से निकले हुए हैं। बिल्कुल। यानी ये जिसको कहते हैं, गलत कहते हैं भारतनाट्यम, वो है भा-रा-ता। भारता यानी भाव, जेस्चर, राग और ताल का इम्तिजाज है। भारता। आटियम, आटियम आज भी आप समझे इस NWF के दूर के इलाकों में आटियम आज भी डांस को कहते हैं। बिल्कुल। तो सब कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन से निकला है, जो दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी। तो मुझे इसका भी एहसास था। तो बस फिर मैं इसी कोशिश में लगा रहा कि हमारे मुल्क का नाम नॉट एज अ टेररिस्ट, कि एक ज़माने में टेररिस्ट हो गया था। 9/11 के बाद तो बेड़ा ही गर्क हो गया। जी हाँ, उसके बाद से मैं इसी काम में लगा रहा कि मैं अपना पाकिस्तान का इमेज ठीक करूं और आर्ट्स को आगे बढ़ाऊं। तो सर, आपने पाकिस्तान को किस किस फोरम पे रिप्रेजेंट किया, हम उस पर भी बात करना चाहेंगे। लेकिन ये जो प्यारी सी एक लड़की हमारे साथ बैठी है, जिसको घसीट के मैं ले आई कि आज मेरी सहेली भी आएगी शो पे, आज दोनों बहनें मिलके तंग करेंगी इसको। बहुत आप इनको लेके बिकॉज शी इज सो ब्रिलियंट एंड अकम्प्लिश्ड। आई नो शी इज। एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए इनका भी एक सिमिलर फीलिंग है, राइट?
तो डॉक्टर साहिबा अपनी भी जर्नी हमारे साथ ज़रा शेयर करें, आपका अदब के साथ ताल्लुक़ मेरा कब अदब डेवलप के साथ ताल्लुक़ ऐसा है, जैसे सर ने कहा कि एक फ़ितरी तौर पर आपके अंदर सलाहियत मौजूद होती है जिसको पनपने की ज़रूरत होती है। तो मेरे जो आबा अजदाद हैं उनका ताल्लुक़ दरस व तदरीस से वाबस्ता रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तकरीबन 6-7 नस्लों से गुरदासपुर में हेडमास्टर रहे। मेरे दादा भी हेडमास्टर, मेरे अब्बा भी इससे वाबस्ता रहे। तो वो शायद एक विरासत की मुंतकिली थी, मैं इसको अपना कमाल भी नहीं समझती। तो शायद ये उनकी एक देन है कि जिसकी वजह से मैं आज इस मकाम पर मौजूद हूँ। और दूसरी बात ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें, मतलब बचपन से, स्कूल से, कॉलेज से, और मुझे अभी भी याद है कि पीटीवी पर सबसे पहले मुझे बोलना तारिक साहब ने सिखाया था। तारिक अज़ीज़ साहब के प्रोग्राम में मैं आती थी और उस वक्त बैतबाजी के प्रोग्राम थे और मैं जिसमें उन्होंने मुझे शेर कहना बल्कि बात करना, माइक पे बात करना, एक मुझे वो हमेशा से ऐसा महसूस होता था कि आप एक उस्ताद के पास आ गए हैं। और मैं हमेशा जुगन ये कहती हूँ, जैसे सर एक कदावर शख्सियत है, नाबगा रोज़गार शख्सियत है, और पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न जो है इसके सामने बहुत से चैनल्स आ जाएंगे, बहुत से इदारे आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न को ये एज़ाज़ हासिल है कि इसने उस ज़माने में किताब की खुशबू, कागज़ का लम्स, मानी के दरीचे, ये सब हम पर वाक़िए थे। तहरीर का हुस्न से इसने मुतारिफ़ करवाया था और हमारे अंदर ज़ौक़ जो है, ये सोशल मीडिया ये सब कहीं भी खड़े नहीं होते, जो ये दरस व तदरीस का एक बाकायदा इदारा समझती हूँ जिसमें ये सब लोग वाबस्ता थे, बड़े बड़े नाम वाबस्ता थे। अच्छा, तो ये बताइए कि सर आप लोगों की कनेक्शन कैसे बनी? बिकॉज आप लोग साथ काम कर रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स पे, और जब मुझे ये पता चला तो व्यूअर्स, मैंने कहा These are two generations doing amazing work. तो इस पे बात करना ज़रूरी है जी। और हम जब कोई नई फिल्म आ रही होती है या कोई नया सीरियल आ रहा होता है तो कितने एक्साइटेड होकर उसको प्रमोट करते हैं। तो वो तो ऑन एयर होके निकल के भी चली जाती है। रिटन वर्ड, किताब तो हमेशा के लिए है। तो आप लोगों के कनेक्शन सर कैसे? अच्छा, अभी बड़ी दिलचस्प बात मालूम हुई। इनके वालिदैन का ताल्लुक़ भी तालीम से था जी, और मेरे वालिद भी इंस्पेक्टर स्कूल्स थे माशाअल्लाह, और आलिम थे अरबी के और फ़ारसी के, और मेरी वालदा सब कॉन्टिनेंट की पहली मेडिकल डॉक्टर थी। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तालीम का बहुत था, जैसे इनके यहाँ था। तो इनसे तो मेरा ताल्लुक़ ऐसा हुआ कि इनके कॉलेज के वाइस चांसलर ने एक कोई रिसर्चर था, स्कॉलर लड़का था जो ड्रामे पे तहकीक कर रहा था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि उसको मेरे पास ले आए, जो ड्रामे पे तहकीक करते हैं, चीन से, जापान से, कहीं से, वो कहीं ना कहीं मेरे पास पहुंच जाता है। आप भी तो पूरी दुनिया घूम के आए हैं ना, तो लोग वैसे ही कहते हैं उनके पास पाकिस्तान जाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास बहुत सी तस्वीरें भी हैं, वो भी देखेंगे अभी। जी तो ये उसको लेके मेरे पास आ गई। खैर, उसको जो सवाल जवाब थे वो तो मैंने कर दिए। तो मैंने देखा कि इनको ज़्यादा गहरा इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा कि कुछ मेरी भी मदद कीजिए। तो कहने की करूँगी। मैंने कहा नहीं, आप भाग जाएंगी। कहेंगे नहीं भागोगी। मैंने कहा अच्छा, आज़मा लेते हैं। तो कभी कभी शुबा होता है, लेकिन भागी नहीं अभी तक। माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहिबा, तो अब उस कनेक्शन को मज़ीद एक्सप्लेन करें। आप लोग बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और एक नहीं 6 माशाल्लाह से करंटली जो ऑन ग्राउंड है, और जो प्लानिंग में है वो और भी माशाल्लाह काफ़ी से हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक नाबगा रोज़गार शख्सियत हैं, और हम हर जब तारीख़ की कोई परत देखते हैं तो उसमें इन जैसे बड़े लोगों के नाम आते हैं, जहां हम उस कनेक्शन में जाते हैं। तो जब मेरी सर से मुलाकात हुई भी, और मुझे बहुत इनसे बात करते हुए फ़ख्र महसूस हुआ, और उसी वक्त मैंने कहा कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं नईम ताहिर साहब के अहद में जी रही हूँ और मैं अपनी आने वाली नस्लों को ये बात बताऊँगी। तो
उसी वक्त मुझे जब इन्होंने सर ने बात की कि एक प्रोजेक्ट है उसको हम करते हैं, और वो प्रोजेक्ट तो बहुत मुश्किल था क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट दैट प्रोजेक्ट ना। हाँ, तकरीबन 2001 में इन्होंने इंटरव्यूज़ लिए इन कैमरा के नाम से पीटीवी पर ही। बिल्कुल। वही मैं इसीलिए हमेशा पीटीवी को कहती हूँ कि एक इदारा रहा है, ये एक इदारा है, दर्सगाह है ये एक। तो अब जब सब ने कहा कि इन इंटरव्यूज़ को हमने तरतीब में लेकर आना है, और ना सिर्फ तरतीब में लाना बल्कि उन शख्सियात के साथ उनके तजर्बात में सफ़र करना है, ख़याल को रवानी देनी है, और जो उलझाव हैं उनको सलीके से तरतीब देना है, ठीक करना है। और फिर आप देखिए तरह तरह के लोग और घाट घाट का पानी, भांत भांत की बोलियाँ, क्या बात क्योंकि हर शख्सियत के साथ एक अहद वाबस्ता था। तो इन कैमरा के बारे में हमें ज़रा बताएंगे सर? आई मीन ऑब्वियसली ये आपका पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ एक प्रोजेक्ट था एंड जी हाँ। तो ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से इनिशियली? क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ हैं जिन्होंने शायद कभी ज़िंदगी में इंटरव्यूज़ नहीं दिए, और अगर दिए तो इंटरनेशनल उधर दिए, इधर नहीं दिए क्योंकि ट्रस्ट नहीं था ना कि पता नहीं क्या हमें किस तरह एक्सपोज कर देंगे। असल में हुआ यूँ कि मुझे तारीख़ में दिलचस्पी है, और मैं समझता हूँ कि इंसान की और मुल्कों की तारीख़ जो है उनको इंटरप्रेट भी करती है, उसको शनासा भी करती है दुनिया से। और मुझे ये ख्याल हुआ कि मैं वो किताब तो लिख रहा हूँ, मलूहा द पीपल ऑफ द इंडस वैली, जो मेरी 7 साल की रिसर्च है वो मैंने कर दी है, लिख दी है, लेकिन तारीख़ तो हर रोज़ बन रही है, तारीख़ तो हर रोज़ बन रही है। तो मुझे ऐसे लोगों को तलाश करके उनसे बात करनी चाहिए जो या तो ख़ुद हिस्ट्री मेकर हों या हिस्ट्री के बनते हुए उसके चश्मदीद गवाह हो, तो वो रिकॉर्ड में लाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हिस्ट्री के चश्मदीद गवाह एक्चुअली दोज आर द पीपल जो हमें बताएंगे ना, वरना जिंदगी तो हम सबको इट्स पासिंग अस बाय, गौर से तो बड़े कम लोग देखते हैं, और बड़े कम लोग उस हिस्ट्री को बनाने में एक हिस्सा डालते हैं। तो ये बात पीटीवी को कुछ समझ में आ गई, कुछ मेरा लिहाज होगा उन्होंने कहा कीजिए। तो मैंने शुरू किया था अब्दुल सत्तार ईदी से। अब देखिए ईदी साहब ने तो कमाल कर दिया ना, और उनको रिकॉर्ड पे ना लाना हमारी ज़्यादती होती। तो वो और उनकी बेगम को मैंने काफ़ी तवील इंटरव्यू उनका किया, और वो इतने हम्बल आदमी थे, मुझे हाजी साहब कह रहे थे। तो मैंने कहा ईदी साहब मैंने तो हज नहीं किया हुआ, हाजी तो आप हैं। कहने लगे मैंने भी हज नहीं किया हुआ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्यों, आपने क्यों नहीं हज किया, आप तो गए थे? कहते हाँ मैं वहाँ गया था, लेकिन लोगों को इतनी मुसीबत में देखा कि उनकी मदद करने में लग गया, हज नहीं कर सका। क्या आदमी, उनके तो 100 हज हो गए। तो इस तरह के लोग, फिर मैंने हनीफ मोहम्मद को और आवारी को और वो हमारा जो स्क्वॉश का बड़ा ज़बरदस्त, ये इन कैमरा आपके साथ पड़ी? जी। हाँ जी प्लीज़, आई वुड रियली लाइक व्यूअर्स, मतलब फिनोमिनल पीपल। आई मीन आप ये देखें कि, एंड नीचे मेरी सहेली की भी तस्वीर है तो वो प्लीज़ ना मिस कीजिएगा क्योंकि इस किताब के बनने में आपका एक बहुत मेजर एफर्ट है। बहुत मेजर। उन्होंने इस किताब में यूँ समझिए कि दुनिया तक पहुंचा दिया है, वरना अंग्रेज़ी में पढ़ी हुई थी। इन्होंने इसको, जो इंटरव्यू होता है उसमें ख़ास बात यह है कि गुफ्तगू में आप बात को और तरह से समझते हैं, लेकिन जब उसे तहरीर में लाया जाए तो उसको समझाने के लिए कई वजाहतें देनी पड़ती हैं। वो सब इनकी मेहनत है, और उससे ये किताब अच्छी हो गई और सज गई। सो अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं बात आगे थोड़ी सी इसके हवाले से, क्योंकि इसमें जिन लोगों का इंटरव्यू है, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो वो तफसील की बजाय अजमाल से काम लेते हैं, तस्वीर की बजाय इशारे से बात करते हैं, और इशारा
कनायों की बजाय वो इस्तारा साजी से भी काम लेते हैं। तो अब क्योंकि उसमें तो तफसील नहीं थी, अब बहुत से जो मेरी मतलब नौजवान नस्ल है, मैं पढ़ाती हूँ, वाबस्ता हूँ, एफ़ी चौधरी का नाम नहीं लोग जानते होंगे, इतने बड़े उनका काम हमारे मुल्क के लिए। बहराम अवारी साहब हैं, ईदी साहब हैं, अहमद हसन दानी साहब हैं और मोहम्मद शोएब हैं जो गुजरात से थे। और वो जब बात करते थे, आप यकीन माने, मैं जब उनकी गुफ्तगू सुनती थी तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। फिर इसमें दानी साहब ने संस्कृत के हवाले से रे की गर्दान की बात की। और क्योंकि बहराम अवारी साहब यॉटिस्ट थे, उनका इतना बड़ा काम है। लेकिन मैं सर से यही कह रही थी कि आप इतने नायाब लोगों को आपने कितनी यर्फ निगाही से काम लिया, कहाँ से ढूंढ के लाए ये सब जेम्स हैं, एक नायाब ये हीरोज़ इंसान हैं। ही नायाब लोगों की खोज कर सकता और है। आप ये वो शख्सियात हैं जो शख्सियत परस्ती से बहुत परे हैं, बिल्कुल। और इनको इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी। तो मैंने फिर उसमें जो बहुत इशारों कनायों में भी बात थी, उनको बहुत तफसील से बयान करने की कोशिश की ताकि हमारी नई नस्ल जो है वो उसमें दिलचस्पी ले और उसको उसलूब को देखते उसको खूबसूरती से और बयान करने की कोशिश की है। तो अभी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ सर आपकी इजाज़त से बढ़ेंगे, ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ ऑटोबायोग्राफी की भी बात चल रही है अंग्रेज़ी उर्दू में, कुछ दागे दिल की भी बात चल रही है, कुछ बॉम्बे बाय बोट, कुछ चचा भतीजा एंड कुछ एक और भी प्रोजेक्ट है। अब हम उस पर बात करेंगे नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें बाय द वे व्यूअर्स कमिंग सून है। जो हो गया वो तो आप ऑनलाइन डालें तो नईम ताहिर साहब के नाम के साथ करोड़ों चीज़ें माशाल्लाह आती हैं, लेकिन जो अब आने वाला है उस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, viewers. The incomparable, the absolutely brilliant नईम ताहिर is with us. सर तो हमारे साथ हैं ही और डॉक्टर फरजाना रियाज भी हमारे साथ हैं जो ख़ुद भी बड़ी ब्रिलियंट और इनकम्पेरेबल हैं। सो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि कुछ हम उन प्रोजेक्ट्स पे बात करें सर जो अब आने वाले हैं, बिकॉज इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स, क्योंकि आप उस तरह से सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है अदरवाइज़, तो लोग इसी चीज़ पे क्यूरियस होते हैं कि अब क्या आने वाला है, और जो आपके फैंस हैं वो तो ये चाहते हैं कि हर लम्हे कोई ना कोई नई चीज़ आए। सो आपने फाइनली अपनी ऑटोबायोग्राफी अपनी आप बीती राइट लिखी है, तो कुछ इसके बारे में हमें बताएंगे, व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्योंकि आपका तो इतनी माशाल्लाह वास्ट एक्सपीरियंस इन ज़िंदगी। तो असल में खुशकिस्मती है मेरी कि आप दोनों से मेरी चंद रोज़ पहले एक मीटिंग हो गई थी, जिसके बाद मेरी बैठक में जहाँ मेरी किताबें होती थी बहुत सारी, उनमें एक चूहे ने आग लगा दी। लिटरली व्यूअर्स, एक चूहे ने ही एक्चुअली आग लगाई है सर, गलत, ये एक कोई उस टाइप का ये सेंटेंस नहीं है, एक्चुअली चूहे ने कुतर के तार को आग लगवा दी इसी से। बहरहाल, लेकिन उससे पहले हमारी एक मीटिंग हो गई थी और मैंने ये ख्वाहिश का दरख्वास्त की थी कि मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में 6 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो किसी तरह से मुकम्मल हो जाए। उनमें मेरी ऑटोबायोग्राफ़ी भी थी, क्योंकि मेरी ऑटोबायोग्राफ़ी के बहुत दोस्तों ने कहा कि लिखो लिखो लिखो, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी बिज़ी गुजरी है कि लोग जानना चाहते हैं। तो फिर मैंने हिम्मत करके उसको लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने अंग्रेज़ी में लिखी, तो वो एक नैरेटिव था, मैंने अपनी ज़िंदगी का लिख दिया। वो स्क्रिप्ट भी तैयार है, लेकिन मेरे फैमिली ने कहा कि अंग्रेज़ी में आप लिख रहे हैं, आपको उर्दू में लिखना चाहिए ना, तो ये तो उर्दू में होनी चाहिए आपकी बायोग्राफ़ी जो सब लोग पढ़ सकें। तो मैंने उसका नाम रखा 13वां दरवाज़ा।
वो इसलिए रखा कि लाहौर शहर के 12 हैं, 12 दरवाजे हैं। 12 दरवाजे हैं और 13वां दरवाज़ा वो है जो मेरे दिल के अंदर का दरवाज़ा है। उसका बयान जो है मैंने लिखना शुरू कर दिया। फिर वो अब आदमी सुस्त हो, तवज्जो कई तरफ होती है, तो वो बहुत आहिस्ता 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 चल रही थी। तो आखिर यास्मीन की इलादत की वजह से मैं बहुत डिप्रेस हो गया। मैंने कहा मैं इसको जल्दी से मुकम्मल कर दूं, मुझे ज़िंदगी में दिलचस्पी अब कम होती जा रही है। खैर वो फिर मैंने उसका पहला ड्राफ्ट मुकम्मल कर दिया। चंद एक बातें दोहराई गई होंगी, उसको दोबारा देखना तो पड़ेगा, तो वो काम तो मैंने आप लोगों के सुपुर्द कर दिया। तो डॉक्टर साहबा के सुपुर्द किया, मैंने तो पब्लिशिंग की तरफ लेके जाना है। हमारी जिम्मेदारियां फ़र्क है इस वक्त। पढ़ा लिखा काम उन्होंने करना है, टेक्निकल काम मैंने देखना है। भाई देखिए, आई नो, देखिए इंसान को अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए। जहाँ पे मैं नहीं पूरी उतर सकती, और स्पेशली देखिए रिटन वर्ड वही वाली बात ना, जो हमेशा के लिए एक चीज़ रहनी है, उसमें वो जो कहते हैं ना, लूज बॉल नहीं करा सकते आप। सो अब कहाँ पे है उसका स्टेटस क्या है डॉक्टर साहिबा, क्योंकि कराना तो आप नहीं है। जी, उसका ऐसा है कि 2 हिस्सों में सर ने लिखा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तारीख है ना, एक मतलब दरिया को हम कूजे में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है, और बल्कि समंदर को, समंदर है ना, तो समंदर ऐसे है कि उसका सफ़र शुरू होता है ताज साहब से, मोहम्मदी बेगम से, आपा उसमें आ जाती हैं, और इतनी एहसास शख्सियात हैं जो एक विरसे की दूसरे विरसे में मुंतकिली है। लेकिन इन तमाम हिस्सों में सर ने अपना जो एक मकाम और एक उनकी शख्सियत है, वो एक अपना उसका एक रंग है, उसकी झलक है, और उसका एक हिस्सा है तारीख़ में। तो अब जैसे कि उसमें उर्दू का जो है एक पूरा हिस्सा एक इंग्लिश में है, जो उर्दू वाला है उसमें हर बार जुगन ऐसे होता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं या सर बात करते हैं, क्योंकि मेरी इनके साथ डिस्कशन भी अक्सर होती है, तो कहीं ना कहीं इनको ये बात याद आती है, अच्छा वो तो मैंने लिखा ही नहीं, अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं। मतलब इतने वाकयात दर जानवरों से हैं। प्यार पे हम उस दिन डिस्कशन कर रहे थे, ज़्यादा हम आपको व्यूअर्स किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अब वो भी एक एस्पेक्ट है जी, जितनी खसियानी बिल्लियां इनके घर में घूम रही होती हैं, मैंने कभी नहीं कहीं देखी। अब देखा, आपको उस दिन कह रहे थे अच्छा इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ। अब किसी भी मैं शख्सियत की बात करती हूँ, ओहो वाक़या उसके साथ मंसूब होता है, ज़िंदगी के लम्हात भी गुजरे होते हैं, लेकिन एकदम से ख्याल आता है कि अच्छा ये तो रह ही गया। तो इसी वजह से वो ताख़ीर का शिकार होती जा रही है, और क्योंकि आपा की भी तबीयत नासाज है, उधर भी तवज्जो है, तो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अब क्योंकि आपने इसमें भरपूर तौर पर एक वो जो है हिस्सा डाला है अपना, तो इंशाल्लाह ये तकमील के मराहिल में ही है। अब देखिए, मैं तो हमेशा एक ही बात, वो तो कहते हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट और किसी को ऑफेंड किए बगैर, पिछले दिनों भी मैंने ये बात सोशल मीडिया पे कही, तो बहुत से लोगों ने उसके साथ अग्री भी किया कि हमारे लेजेंड्स जब तक हमारे साथ हैं, हमारे सर पे सलामत है। एग्जैक्टली, हम उस वक्त रिस्पेक्ट और रिगार्ड क्यों नहीं देते, और उस वक्त क्यों नहीं उनको जानने की कोशिश करते, और जो एक ख़जाना है इनके अंदर, उस खजाने का कुछ हिस्सा तो वो खुद भी देने के लिए तैयार हैं। जी, जाके इनकी कंपनी में बैठना ही एक तरह की इबादत है, और ये बहुत बड़ी बात है। जी, और जुगन यही अलमिया है हमारे माशरे का कि हम जैसे सर से बात करें और वो उनसे सिर्फ़ एक गुफ्तगू नहीं होती, आप बहुत से लम्हात में से, तारीख़ के लम्हात में से गुज़रते हैं, उम्मीदें भी आती हैं नज़र, कहीं रोशनी भी नज़र आती है। अब आप देखिए इन्होंने जो लिखा होगा वो लिखना क्या है, लिखना ये है कि ज़िंदगी जब करवट लेती है, उस करवट में तजर्बात की सिलवटें पड़ती हैं, बेशक उन सिलवटों में अंधेरे उजाले भी हैं। वो देख ले, वो इम्प्रेस हो गए आपकी गुफ्तगू। और उन अच्छा अंधेरों उजालों में से जुगनुओं को मुट्ठी में बंद कर कर हमारे सामने पेश करना, ये अदीब है।
इसका ताल्लुक किसी भी सिंफ से हो, क्योंकि लिखना एक कारगह शीशा गरी है। तो मेरे सवाल का आपने जवाब भी दे दिया ना कि आखिर राइटर है कौन, अदीब है कौन। जी, ये हैं वो शख्सियात जिन्होंने लिखा और जिनका हर्फ ब हर्फ एक अमर है, हमारे लिए अमर हुआ। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि जब ड्रामे की बात आती है तो जैसे अफसाने की बात होगी तो मंटो और गुलाम अब्बास का नाम आएगा, बेशक। ठीक है। गज़ल की बात होगी तो मीर और गालिब की बात होगी, ड्रामे की बात होगी तो ताज साहब की बात होगी, थिएटर की बात होगी तो नईम ताहिर साहब का की नाम बात है। होगी। तो ये इस तरह से एक तसलसल है और एक विरसे की मुंतकिली है। लेकिन उसके साथ साथ मज़ीद और चीज़ों पे भी काम हो रहा है। अब दागे जी। दिल पे भी काम हो रहा जी। है कुछ, इसका भी हमें टीज़र दे दें सर। मैं असल में आज आपसे कहलवा के एक्नॉलेज करवा रही हूँ जी। ताकि ये मेरे पास रिकॉर्ड जी। पे आ जाए कि आपने कमिटमेंट की है। और दागे दिल की कहानी आप सुनेंगी, आप दीदा हो जाएंगे। तो दागे दिल आपने पढ़ी हुई है ना जी दागे दिल? जी हाँ। जैसे कि प्रोमो कह दे या हमें जी, टीज़र दे दें उसका। जी दागे दिल एक कहानी है जिसका मुझ पे बहुत असर हुआ था, किसी ने तस्करा किया। कुछ उसमें रियलिटी है और बाकी अफसाना है। तो वो अब मैं उसको छापना चाहता हूँ कि वो छप जाए, और लोग भी देख लें। इसी तरह एक दूसरी किताब है बॉम्बे बाय बोट। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट वन। हाँ, बॉम्बे बाय बोट जो है वो रियलिटी है, फैक्ट्स है, एक्चुअल। दैट इज़ एक्चुअल, और उसमें मेरी बहुत सी रिसर्च भी शामिल है। देखिए, आपको याद होगा कि बॉम्बे में आग लगी थी और सारा इल्ज़ाम जो था वो पाकिस्तान पर डाल दिया गया था। बिल्कुल। ये सब प्लान किया हुआ था CIA और इंडियन रॉ का। अच्छा। और जिस शख्स को इस काम के लिए मुकर्रर किया गया था उसको भी मैं जानता हूँ। वो हमारे रेडियो के डायरेक्टर थे सलीम गिलानी साहब। उनकी एक अमेरिकन बीवी का बेटा था वाओ। और उसकी एक आंख नीली है और एक आंख काली है। हाउ इंटरेस्टिंग। हाँ, अब देखिए ना, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे भी क्लैरिटी कौन देगा? वही शख्स देगा ना जिन्होंने हिस्ट्री। अब बहुत से लोग, अब अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर पढ़े पार्टीशन की कहानियाँ, तो वो हमारी पार्टीशन की कहानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल वर्जन्स है ना हर बंदे की। बिल्कुल तो बात यह है कि हमें भी रियलिटीज़ की आगाही तो होनी चाहिए। जी। तो वो मैं चाहता था कि दुनिया को आगाही हो कि बॉम्बे बाय बोट मैंने इसलिए नाम रखा कि जिस वक्त ये कहा गया है कि पाकिस्तान के दहशतगर्द वहाँ पहुँच गए, उस वक्त इंडियन नेवी की एक्सरसाइज हो रही थी समंदर में। अब क्या जादू था कि पाकिस्तान की बोट जो पहुँच गई वहाँ उस समय से निकल के? कोई जादू नहीं था। इंडिया की एक बोट, अपनी ऑफिशियल बोट, समंदर में इंतज़ार कर रही थी उन सो कॉल्ड दहशतगर्दों का जिनको उन्होंने इस्तेमाल करना था। वो इंडिया की बोट थी, इंडिया की ऑफिशियल बोट थी। वो नेवी के एक्सरसाइज में से निकलती हुई सीधी पहुंच गई और उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान की आ गई है। और उसके बाद उन्होंने इसी बहाने अपने एक ऑफिसर को भी मरवाना था जो मुसलमानों की हिमायत करता था। उसका नाम था कारकरे। जो रिटायर्ड IG पुलिस है बॉम्बे का, उसने एक किताब लिखी, हु किल्ड कारकरे। कारकरे को इन्होंने इसमें ही मरवाया क्योंकि कारकरे मुसलमानों का सही सपोर्टर था और उनका ख्याल करता था। तो ये चाहते थे कि कारकरे को भी मरवा दें इसी चक्कर में। सो ये सारा कुछ इस किताब बॉम्बे बाय बोट में दर्ज है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। एंड देन देयर इज
चचा भतीजियाँ, चचा भतीजियाँ, राइट? भतीजे। ये क्या है? ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है। देखिए, चचा भतीजियाँ जो है वो मेरी तहरीर नहीं है, वो हिजाब इम्तियाज़ अली की तहरीर है। हिजाब इम्तियाज़ अली स्टेज के लिए ड्रामा नहीं लिखती थी। अच्छा। तो मैंने उन पर बहुत इसरार किया, बहुत शफ़क़त से हमारा मेल जोल था। मैंने कहा एक ड्रामा आप मुझे लिख दीजिए, मैं चाहता हूँ आपका ड्रामा मैं स्टेज करूँ। तो कहेंगे अच्छा, फिर उन्होंने ये लिख दिया, चचा भतीजियाँ उसका नाम। फिर स्टेज भी हुआ, उसमें मैं भी था, यास्मीन भी थी और बहुत सारे लोग थे। बहुत कामयाबी से स्टेज हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हिजाब इम्तियाज़ अली ने एक स्टेज का ड्रामा लिखा, वो छपना चाहिए। उनकी हर किताब छप गई, उनके कई कई एडिशन निकल आए, तो वो ड्रामा भी छपना चाहिए ताकि मालूम हो कि हिजाब ड्रामा भी लिखती थी। सो अपना भी काम है, दूसरों का भी काम है। जी। सारी वो कहते हैं ना, नईम साहब वांट्स टू सेव दिस यूनिवर्स वन फैमिली एट अ जी, टाइम, वन जी, इंडिविजुअल एट अ जी, टाइम। जी, जी। बड़े लोगों के फिर ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक की तरफ चलेंगे क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक रिक्वेस्ट, एक फरमाइश की थी नईम ताहिर साहब की एक बहन ने इनसे, कुछ उस पर भी बात करेंगे। और डॉक्टर साहिबा, कैसे हो सकता है कि आप हमारे साथ हैं तो हम आपसे कुछ सुने ना? जी, कुछ ज़रूर। आपसे भी सुनना है। ज़रूर। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, कैसे हो सकता है कि हमारे शो में, हमारे सेट पे करोड़ों चांद लगाने वाले जो लिविंग लेजेंड हैं, उनसे अनम भी कोई बात ना करे? तब से मुझे इशारे कर रही है कि मैंने कुछ कहना है। जी मैडम, क्या कहेंगी आप? पहली बात तो ये है कि मैं सर की बातें इतनी ध्यान से सुन रही थी, तो जब मैं खाना भी बना रही थी तब भी मेरा ध्यान इसी तरफ था। हांडी तैयार हो गई? हांडी तैयार हो गई, हांडी रोटी बिल्कुल। तैयार हो गई। हाँ जी, कटलेट्स भी तैयार हैं और बॉम्बे बिरयानी भी तैयार है। और मैं जानना चाह रही थी बेसिकली सर और मैडम का आपस में क्या एक बॉन्ड आपस में ये शेयर करते हैं। मैडम नूरजहान का? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए, अब सर आपको बताना ही पड़ेगा कि वो क्या एक टीज़र है। हाँ। मैडम नूरजहान और आपका एक बड़ा खूबसूरत ताल्लुक़, एक बहुत ही वैसे तो बहुत से लोगों के साथ, बल्कि मैं चाहूँगी कि वी हैव अ लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑल्सो, अगर हम वो भी साथ साथ इस गुफ्तगू के दौरान देख लें। अब ये देखें ना, मैडम जी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत, एक बड़ा ही पाकीज़ा और हसीन सा आपका ताल्लुक़ था। ज़रा उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, वो मलिका तरन्नुम थी और मलिका तरन्नुम रहेगी हमेशा। अल्लाह ने उनको जब दुनिया में भेजा तो उनका नाम रखा गया अल्लाह वसाई, अल्लाह वसाई, और उनको अल्लाह ने ही वसाया। उनका जो ज़िंदगी का सफ़र था वो बहुत मुश्किल सफ़र था। लोग उनको जानते हैं जब वो शोहरत के आसमान पे पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से गुजारी और किस तरीके से मुश्किलात में से गुज़री, वो बहुत कम लोगों को मालूम है। वो मेरे पास आ जाया करती थी, घर आ जाती थी और बातें करती रहती थी। तो जब वो क्लीवलैंड के अस्पताल में दाखिल थी ट्रीटमेंट के लिए, तो मुझे यास्मीन ने फ़ोन किया कि नूरजहां वहाँ क्लीवलैंड में दाखिल है। मैं उन दिनों अमेरिका में था, तो ज़रा उनकी ख़बर ले लो जाके। खैर, मैं वो चला गया वहाँ। मैं चला गया, वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में थी। थोड़ी देर मैंने इंतज़ार किया, फिर मैं आ गया। मैंने कहा मैं दोबारा आता हूँ। उनको जब होश आया तो बताया गया कि मैं आया था, चला गया। बहुत नाराज़ हुई, डॉक्टर से भी लड़ पड़ी कि उसने कहा मर भी रही हूँ तो उसको मेरे पास आने दिया करो। खैर, मैं उनसे मिला। मुख्तसर ये कि कई बातें होती रही। आखिर उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, जब तक मैं वहाँ ठहरा, कि नईम भाई, मेरी ज़िंदगी की दास्तान आप लिख दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा, लेकिन नूरजहां, मैंने तो कभी कोई नोट्स नहीं बनाए। आपने बात की, मैंने सुन ली।
कहेंगे नहीं, जो दिल की बातें मैंने आपसे की है किसी और से नहीं की। अच्छा, मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद वक्त गुजर गया, वो कराची आ गई, अपनी बेटी के यहाँ ठहरी हुई थी। ये मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने 6 बजे का टाइम दिया था कि मैं 6 बजे आऊँगा। वो मेरे टैक्सी ड्राइवर को कोई घर ठीक से नहीं मिले तो मैं कुछ 3 मिनट लेट था। तो मैं जैसे ही दाखिल हुआ तो वो आगे सीढ़ियों पे खड़ी थी। मुझे याद है उनकी एक फेवरेट गुलाबी साड़ी थी, वो उन्होंने पहनी हुई थी, और वो सामने खड़ी थी। कहेंगे नहीं भाई, आप कैसे लेट हो गए, आप तो कभी लेट नहीं होते। फिर मैंने बताया उन्हें। खैर डॉक्टर के साथ थे, उनको आराम करने के लिए कह रहे थे, वो आके मेरे साथ के कमरे में बैठ गई। काफ़ी देर बैठी रही, बात होती रही। कहने लगी कि आप मेरे हाथ से आज पान खा लीजिए। मैंने कहा नूरजहां, आपको पता है मैं पान नहीं खाता। कहेंगे नहीं, आज खा लीजिए। मैंने कहा क्यों? कहेंगे ये भजिया मेरे लिए लखनऊ से मंगाती है पत्ता, तो मैं थोड़ा सा आपको। मैंने कहा अच्छा दे। फिर कहने लगे कि नहीं भाई, मेरी ज़िंदगी की दास्तान ज़रूर लिख देना। अब वो बेचारी ऐसी कैफियत में थी, मैं उनका दिल तोड़ना भी चाहता था। अच्छा, मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा। तो अब हम उसके ऊपर भी वर्किंग करेंगे। अब वो मैं तकरीबन लिख चुका हूँ। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने इस दुनिया से रवानगी से पहले ये जो मैंने एक कमिटमेंट की थी, ये भी पूरी कर लूँ। तो वो भी मैं लिख चुका हूँ। और आप लोगों को जो मैंने 6 प्रोजेक्ट दिए थे कि ये मेरी मदद करो मुकम्मल करने में, उन 6 में वो शामिल है। कितनी प्यारी बात है ना व्यूअर्स, 6 में से 2 प्रोजेक्ट्स एक्चुअली किसी और के हैं, एक्चुअली दूसरों के लिए हैं। सर, इट्स बिन एन ऑनर एंड अ प्लेजर ऑलवेज। हमारे लिए, इस इदारे के लिए आप जैसे लिविंग लेजेंड्स ही सब कुछ है। हमने सीखा भी आपसे, हमें प्यार भी आपसे मिला, इनकरेजमेंट भी आपसे मिली, और आज हमारी जो अगली जनरेशन जो कुछ भी है ना, वो आपके डॉक्टर यास्मीन, आपके ख़ानदान और आपके पूरे ख़ानदान की इतनी कंट्रीब्यूशन है। और माशाल्लाह आपकी अगली जनरेशन भी इतनी ब्रिलियंट है कि अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और हमारे सर पे हमेशा सलामत रहे। आमीन। आमीन। लेकिन बेटी, मेरा तरीक़ेकार ये है कि फोकस। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो तय कर लीजिए कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप वो काम करना चाहते हैं, फिर उसे फोकस कीजिए, उसकी मेहनत कीजिए, उसका पीछा कीजिए। अल्लाह फिर कामयाबी अता करता है। आमीन। और इसी नोट पे शो को कंक्लूड करते हुए डॉक्टर साहिबा, आज आप हमारा शो क्लोज कर दें तो क्या मज़ा आ जाएगा। मुझसे तो 1000 गुना बेहतर होस्ट आप हैं। ओवर टू यू मैम। आज पहला एक शेर तो आपकी नज़र। मेरी नज़र? हाँ। इस काणी नज़र। जी मैम। आज आँखों में समेटा है तुझे इस दर्जा, आज आँखों में समेटा है तुझे इस दर्जा, लोग तुझको मेरा महबूब समझने लगे हैं। वाह वाह वाह। वाह। गज़ल के एक चंद शेर। क्या है छुपा हुआ तहे रेगे रवां ना खोल, क्या है छुपा हुआ तहे रेगे रवां ना खोल, हमजाद मेरे सर पे नया आसमां ना खोल। कुछ लोग यहाँ दर्द से न आशना भी हैं, वाह। कुछ लोग यहाँ दर्द से न आशना भी हैं, ए दोस्त मेरी बात सुन ये दास्तां न खोल। वाह वाह। कैसी गज़ब लगे है ये आराइशे हयात, कैसी गज़ब लगे है ये आराइशे हयात, शहरे दरूने ज़ात की तारीकियाँ न खोल। रंगे बहारे ज़ीस्त के मंज़र पे ध्यान कर, वाह। रंगे बहारे ज़ीस्त के मंज़र पे ध्यान कर, अब आ गए तो किस्साए रक़्से ख़िज़ां न खोल। वाह। हर एक को न महरमे हस्ती ख्याल कर,
हर एक को न महर में हस्ती ख्याल कर, हर एक पे ये आलमे शीशा गिरा न खोल। क्या बात थी जो रास्ते सुनसान हो गए, क्या बात थी जो रास्ते सुनसान हो गए, क्या ख्वाब थे जो रायगां ठहरे यहाँ न खोल। फरजाना ख्याल फ़िक्र की शम्मा जला के देख, फरजाना ख्याल फ़िक्र की शम्मा जला के देख, अहले नज़र के रूबरू अपनी ज़ुबान न खोल। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह, वाह।